हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वेक्टर के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर तक हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर को डिस्कस कर लिया था कि वेक्टर कितने प्रकार के हैं, सदिश कितने प्रकार के हैं। एक बार ब्रीफ कर देता हूँ जो भी लास्ट वीडियो तक हमने डिस्कस किया है। पहला टाइप हमने डिस्कस किया था इक्वल वेक्टर या समान सदिश, जिसमें हम कहेंगे कि दो वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों का डायरेक्शन सेम हो, मतलब उनके परिमाण भी समान हो, उनकी दिशा भी समान हो, तो उनको इक्वल वेक्टर कहेंगे। और जो इक्वल वेक्टर नहीं होगा उसको अनइक्वल वेक्टर मतलब असमान सदिश कहेंगे। अब उसमें तीन पॉसिबिलिटीज बन रही थी कि उनका परिमाण तो समान है, दिशा अलग है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, या फिर उनका डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, या फिर दोनों ही चीज़ें डिफरेंट है, तो उनको हम कहेंगे अनइक्वल वेक्टर। फिर कोप्लेनर वेक्टर लिया था, समतलीय सदिश। एक प्लेन में, एक तल में जितने भी वेक्टर्स होंगे उन सभी को हम समतलीय कोप्लेनर कहेंगे, जैसे एक्स वाई प्लेन में या वाई जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में। एक्स वाई प्लेन का मतलब हुआ एक्स और वाई एक्सिस के बीच का पोर्शन, वाई जेड प्लेन का मतलब हुआ वाई और जेड एक्सिस के बीच का पोर्शन। ऐसे ही एक्स जेड एक्सिस का प्लेन का मतलब हुआ एक्स और जेड एक्सिस के बीच का पोर्शन। ठीक। फिर कॉलीनियर वेक्टर्स हमने लिए थे, संरेखीय सदिश, जो हम कहेंगे कि एक ही लाइन पर जितने भी वेक्टर्स होंगे, जितने भी सदिश होंगे, उन सभी को हम कॉलीनियर या संरेखीय कहेंगे। नेगेटिव अपोजिट वेक्टर, ऋणात्मक या विपरीत सदिश की बात की थी। हमने कहा था कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, मतलब दोनों का परिमाण तो समान हो लेकिन उनकी दिशा अगर एक दूसरे के विपरीत है तो उसको हम कहेंगे कि नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर। हिंदी में कहेंगे ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश। एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेने के लिए हम उसके मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए उसके डायरेक्शन को अपोजिट करते हैं, मतलब उसके परिमाण को अपरिवर्तित रखते हुए दिशा को विपरीत कर देते हैं। यूनिट वेक्टर की बात की थी, एकांक सदिश या इकाई सदिश। तो हमने कहा था कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। किसी भी सदिश की दिशा में एकांक सदिश या इकाई सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण 1 होता है। तो किसी वेक्टर को अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, सदिश को अगर मैं उसके परिमाण से डिवाइड कर दूं, तो मुझे उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिलता है। जैसे हमने लिखा था कि ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मोड ए, सो ए वेक्टर इक्वल्स टू मोड ए इंटू ए कैप। ये हमारे पास में एक रिलेशन आया था, मतलब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम हो, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मालूम हो, परिमाण मालूम हो, उसकी दिशा में एकांक सदिश मालूम हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वो वेक्टर मिल जाएगा। एज अ कस्टम हमने कहा था कि भाई एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग, इन तीनों अक्षों के अनुदिश हम यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश लेते हैं जो फिक्स है आई, जे और के। जे लिखा हुआ मिला मतलब वाई की तरफ बात हो रही है, आई लिखा हुआ मिला मतलब एक्स की तरफ बात हो रही है, के लिखा हुआ मिला इसका मतलब जेड की तरफ बात हो रही है। तो ये हमारे यूनिट वेक्टर्स या एकांक सदिश डिफाइन है। इसके हमने फिर 2-3 एग्जांपल्स भी लिए थे और इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस किया था। ये वो चीज़ जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी उसको मैंने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया, संक्षेप में आप लोगों को रिपीट करके बता दिया। आज का जो हमारा सेगमेंट है, आज का जो हमारा लेक्चर है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर गोइंग टू डिस्कस एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का योग। यहाँ हम ऐसे सीखेंगे कि भाई एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को किस तरह से ऐड करेंगे या जोड़ा जाएगा। ठीक है। एक बेसिक बात तो यह है कि वेक्टर में अगर वेक्टर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी एक वेक्टर आएगा, क्योंकि स्केलर में स्केलर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट स्केलर, अदिश में अदिश को जोड़ो अदिश आएगा, सदिश में सदिश को जोड़ो तो सदिश आएगा। ठीक है। तो पहली बात तो हम ये कह दें कि मान लो हमारे पास में दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो रिजल्ट भी एक वेक्टर आएगा जिसको हमने आर वेक्टर लिख लिया। ये जो रिजल्ट आता है इसको बेटा हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, इसको हम नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है। हिंदी में हम इसको कहेंगे परिणामी सदिश, दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद, दो सदिशों को जोड़ने के बाद। अब बात ये आती है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर हमारे पास हैं तो दोनों को ऐड करके आर वेक्टर हमें कैसे मिलेगा। बहुत ही सिंपल सा एक रूल है, बहुत बेसिक मेथडोलॉजी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये ए वेक्टर है और ये कहीं किसी डायरेक्शन में बी वेक्टर, रैंडमली कोई भी डायरेक्शन हम लेकर के चल रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, हमने ये दो वेक्टर बना लिए। हमने कहा कि ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करना है। तो बेसिक मेथडोलॉजी ये कहती है कि आपको फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल रखना है। अब ये हेड और टेल का मतलब क्या हुआ, किसी भी वेक्टर के लिए बेटा अगर हम बात करेंगे तो उसमें दो एंड आएंगे, एक एंड जहाँ पर एरो बना हुआ होगा जैसे यहाँ पर, और एक ये दूसरा एंड।
इसी तरह से बी में बात करेंगे तो एक एंड ये है और एक एंड ये है। जिस पर एरो होगा, जिस एंड पर एरो का साइन है, दैट इज कॉल्ड हेड, तो इसको हम कह देंगे हेड, और दूसरा जो एंड होगा उसको हम कहेंगे टेल। इसी तरह से बी में अगर हम बात करें तो ये हो गया हेड, और इसकी अगर हम बात करें तो ये हो गया टेल। ठीक है, अब मेथोडोलॉजी क्या है, रूल क्या है कि आपको फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल चिपकाना है। हम इसको ऐसे याद नहीं रखें कि ए के हेड पर बी का टेल, क्योंकि किसी सिचुएशन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी हो सकता है। तो हमको बेसिक रूल क्या याद रखना है, जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है, अब जैसे यहाँ अगर हम बात करेंगे तो हमारा फर्स्ट वेक्टर बी है, तो अब हम बी के हेड पर ए का टेल रखेंगे। अगर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहे हैं तो ए के हेड पर बी का टेल रखेंगे। कहने का मतलब ये होगा कि हमको फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल रखना है। तो अभी अगर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहे हैं तो हमने ए के हेड पर बी का टेल रखने का डिसाइड किया, तो मैंने यहाँ से बी वेक्टर को हटा करके और उसको बिना उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए इस तरह से मैंने ए वेक्टर के हेड पर चिपका दिया, तो ए के हेड पर बी का टेल आ गया। ठीक है, अब क्या क्या फ्री रह जाता है, ए का टेल फ्री है और बी का हेड फ्री है। तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सीधे सीधे सेकंड वेक्टर के हेड तक चले जाओ, ये जो वेक्टर बनेगा दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज टू। ठीक, तो ये बेसिक रूल हमको 100% क्लियर होना चाहिए। इसमें आगे जाकर के ट्राइंगल का लॉ भी बनेगा, पैरेललोग्राम का लॉ भी बनेगा, मतलब त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, ये नियम आएंगे। वो ठीक है, वो नियम हम समझ लेंगे, याद भी रख लेंगे, स्टेटमेंट भी क्लियर हमको हो जाएगा। बट ये जो बेसिक मेथड है ये हमको क्लियर होना चाहिए कि किसी भी वेक्टर में वेक्टर को ऐड कैसे करना है। तो हमको फर्स्ट के हेड पर सेकंड का टेल चिपकाना है, फिर फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड तक जाना है, जो वेक्टर हमको मिलेगा दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज टू। तो इस तरह से हमको आर वेक्टर मिला। अच्छा, एक प्रैक्टिकल मीनिंग और मैं आपको बता देता हूँ, बुक्स में उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जाता, लेकिन इन एडिशन वाली चीज़ों को, किन्हीं भी चीज़ों को अप्लाई करने के लिए बेटा उनका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या है, ये कुछ इस तरीके की बात है कि जैसे हम 3 में सपोज 5 को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट 8 आया। ठीक है, तो दो वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद में एक रिजल्ट आया। अब हम या तो ऐसा कहें कि भाई 3 और 5 दो चीज़ें हैं, या फिर हम कहें कि दोनों चीज़ों की जगह एक चीज़ है 8। रिजल्ट का मतलब यही हुआ। तो या तो हम 3 और 5 दोनों की बात करेंगे, या फिर हम 8 की बात करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम तीनों की बात करेंगे, हम 3 भी बोले, 5 भी बोले और 8 भी बोले, तीनों नहीं बोलेंगे। या तो 3 और 5 या फिर उनकी जगह 8। ऐसा ही कुछ रिजल्टेंट वेक्टर या परिणामी सदिश के साथ में है कि या तो हम किसी सिचुएशन में दो वेक्टर ए और बी लेकर के चल रहे हैं, या फिर हम उन दोनों वेक्टर्स की जगह एक ये आर वेक्टर लेकर के चल रहे हैं। ठीक है ना, तो या तो मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों लूंगा या फिर उनकी जगह आर वेक्टर लूंगा, रिजल्ट दोनों सिचुएशंस में सेम आएगा। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का मीनिंग हुआ। अब जब हमने दो वेक्टर्स का एडिशन किया, दो वेक्टर्स को, दो सदिशों को हमने जोड़ा, तो एक रिजल्टेंट, एक परिणामी हमारे पास आया। हमने ये काम किया तो इसमें ये शेप बन करके तैयार हो गई ट्राइंगल, एक त्रिभुज बन करके तैयार हो गया। तो यहां से फिर एक ट्राइंगल का लॉ निकल करके आया। अब ट्राइंगल का लॉ क्या कहता है, पहले उसको टुकड़ों में समझ लेंगे हम। ट्राइंगल लॉ मतलब त्रिभुज का नियम क्या कह रहा है। ऐसे समझे हम इस बात को कि हम आर के टेल पर हैं और हमको आर के हेड पर जाना है, मतलब यहां तक पहुंचना है, और कंडीशन ये है कि हमको एरो के डायरेक्शन में चलते हुए पहुंचना है। तो शायद मेरे पास इस टेल से और हेड तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हो गए। एक रास्ता तो यह है कि भाई मैं यहां से ए वेक्टर के अलोंग गया ऐसे, फिर मैं यहां से ऐसे बी वेक्टर के अलोंग गया, मुझे एरो के डायरेक्शन में चलना है। तो ये तो एक बड़ा रास्ता हुआ कि मैं ए वेक्टर के अलोंग गया, फिर मैं बी वेक्टर के अलोंग गया। अच्छा, इन दोनों वेक्टर्स के अलोंग में चलता हूं तो क्या ये दोनों वेक्टर मुझे एक ही सेंस में रोटेट कर रहे हैं? इस चीज को समझने की कोशिश करनी होगी। क्या एक ही सेंस में रोटेट कर रहे हैं? अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को ए वेक्टर कुछ इस तरीके से घुमा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, वामावर्त दिशा में घुमा रहा है। और शायद बी वेक्टर भी मुझे इसी तरीके से घुमा करके ऐसे ले जा रहा है, तो बी वेक्टर भी मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वामावर्त दिशा में घुमा रहा है। तो इतनी बात तो मुझे क्लियर होगी कि जिन दो वेक्टर्स को मैं ऐड कर रहा हूं, ए और बी, जिनको मैं ऐड कर रहा हूं
वो दोनों मुझे एक ही सेंस में रोटेट कर रहे हैं, एक ही क्रम में घुमा रहे हैं। अच्छा, दूसरा रास्ता टेल से हेड तक पहुंचने के लिए सीधा सीधा है कि आर वेक्टर के अलोंग, मतलब आप इस तरीके से चले जाओ, ठीक है। आर वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये शायद मुझे क्लॉकवाइज लेकर के जा रहा है, तो इसने मुझे किस सेंस में रोटेट किया, क्लॉकवाइज में, मतलब दक्षिणावर्त में। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, इसको अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं तो जिन दो वेक्टर्स को मैं ऐड कर रहा हूं वो एक सीक्वेंस में मुझे लेकर के जा रहे हैं, दोनों एंटी क्लॉकवाइज लेकर के जा रहे हैं, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो मुझे अपोजिट सीक्वेंस में, मतलब विपरीत क्रम में लेकर के जा रहा है, मतलब वो मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर के जा रहा है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जिन दो वेक्टर्स को मैं ऐड करूंगा वो हमेशा मुझे एंटी क्लॉकवाइज लेकर के जाएंगे। ये जरूरी है कि जिन वेक्टर्स को मैं ऐड करूंगा वो एक सीक्वेंस में लेकर के जाएंगे और जो रिजल्टेंट है वो अपोजिट सीक्वेंस में या विपरीत क्रम में लेकर के जाएगा। मतलब ए और बी अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहे हैं तो फिर आर मुझे क्लॉकवाइज ले जाएगा। ए और बी अगर मुझे क्लॉकवाइज लेकर के जाएंगे किसी सिचुएशन में, वामावर्त दक्षिणावर्त घुमाएंगे, तो जो आर होगा वो मुझे एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त दिशा में लेकर के जाएगा, ठीक है। अब एक चीज तो ये क्रम वाली सीक्वेंस वाली बात होगी, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाली, ठीक है। अच्छा, यहां से अब ट्रायंगल का लो टूटे फूटे तरीके से भी अगर हम देखें, टुकड़ों में अगर बात करें, तो हम क्या कहेंगे कि भाई एक ट्रायंगल में दो साइड दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो एक ही सीक्वेंस में एक ही क्रम में है। ए और बी की बात कर रहा हूं, एक ही क्रम का मतलब समझ आ गया, जैसे एंटी क्लॉकवाइज की अभी हमने बात की। तो दो साइड हैं जो दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं एक सीक्वेंस में, तो जो तीसरी साइड है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी अपोजिट सीक्वेंस में, विपरीत क्रम में। बोलो हाँ या ना। हिंदी में हम इसको कैसे बोलेंगे कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं दो सदिशों के क्रम में व्यक्त कर रही हैं, क्रम से मतलब समझ लो कि एंटी क्लॉकवाइज में है दोनों या क्लॉकवाइज में है दोनों, त्रिभुज की दो भुजाएं दो सदिशों को किसी क्रम में व्यक्त कर रही हैं, तो जो तीसरी भुजा होगी वो विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। अच्छा, अब ये सिचुएशन ऐसे भी कुछ हो सकती थी कि मान लो ए वेक्टर ऐसा होता, बी वेक्टर ऐसा होता, तो शायद हमारा आर वेक्टर कुछ ऐसा होता। पहले इस चीज को कंफर्म कर लेना। हमने ए के हेड पर बी का टेल रख दिया, फिर ए के टेल से बी के हेड तक चले गए, तो आर ये बन गया। अब अगर बेटा ध्यान से देखे तो ए वेक्टर मुझे ऐसे ले जा रहा है और बी वेक्टर भी मुझे ऐसे ले जा रहा है, तो फिर मुझे आर वेक्टर अब ऐसे ले जा रहा है। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर मुझे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और जो रिजल्टेंट है वो मुझे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है अपोजिट में। तो जिन वेक्टर्स को मैं ऐड करूंगा वो हमेशा एक सीक्वेंस में चलेंगे और जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट सीक्वेंस में चलेगा। ये लो मैं आपको केवल याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, कभी कभार इसकी जरूरत पड़ जाती है। बाकी आप हमेशा बेसिक मेथड पर विश्वास करके चलो कि एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को ऐड करना कैसे, जो बेसिक चीज़ है, जो फंडामेंटल चीज़ है, हमेशा उसको पकड़ कर चलो। फर्स्ट के हेड पर सेकंड का टेल लगाना है, फिर फर्स्ट के टेल से अपन को सेकंड के हेड तक जाना है, तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में एक ट्रायंगल लॉ बन गया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके एक बार दोबारा से बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ से एक लॉ और मिलेगा, हमें एक नियम और मिलेगा। कैसे? अभी तो हमने कुछ ऐसा लिया कि ये ए वेक्टर है, ठीक है, इधर की तरफ हमारा ये बी वेक्टर है और ये हमारे पास में रिजल्टेंट आर वेक्टर है। अब किसी के दिमाग में एक बात आई कि अगर हम बी के पैरेलल और इक्वल एक लाइन यहाँ ऐसे ड्रॉ कर लें, ऐसे ही ए के पैरेलल और इक्वल एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लें, तो बात ही बात में एक पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो बी वेक्टर है इसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो इस साइड की है और ये साइड बी वेक्टर वाली लाइन के या साइड के पैरेलल भी है। सोचो अगर मैं बी वेक्टर को यहां से हटा करके एक बार के लिए और यहां पर ड्रॉ करूं तो भी इसका नाम बी वेक्टर ही रहेगा, क्योंकि एक वेक्टर में चेंज कब होगा, एक सदिश में बेटा परिवर्तन कब होगा, जब या तो उसका परिमाण बदले या उसकी दिशा बदले, मतलब मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कुछ तो बदले, या फिर दोनों बदले। हम अगर ध्यान से देखें तो अगर मैं बी वेक्टर को यहाँ से एज इट इज उठा करके यहाँ लाऊं तो ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, परिमाण, और ना ही उसका डायरेक्शन, पैरेलल ही तो है। तो बी वेक्टर को यहाँ के बजाय हम यहाँ भी शो कर सकते हैं। अच्छा, बी को अगर हम यहाँ शो कर देंगे तो अब यहाँ से एक पैरेललोग्राम का लो, समांतर चतुर्भुज का नियम बन सकता है। कैसे?
देखना, इसको भी मैं थोड़ा सा टुकड़ों में बोल रहा हूँ, फिर सबको कंबाइन कर देंगे तो प्रॉपर एक लॉ का स्टेटमेंट बन जाएगा, नियम का स्टेटमेंट बन जाएगा। क्या है, दो एडजेसेंट साइड्स हैं, ये और ये, ठीक है ना, मतलब दो आसन्न भुजाएं दो वेक्टर्स को, दो सदिशों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इनका ये जो मीटिंग पॉइंट है, मिलान बिंदु, वहां से जो डायगोनल या विकर्ण जा रहा है वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें कीवर्ड्स को आप याद रखें, स्टेटमेंट तो बना सकते हैं। कीवर्ड्स क्या है इसमें, एडजेसेंट साइड्स मतलब आसन्न भुजाएं, मिलान बिंदु या मीटिंग पॉइंट, और एक डायगोनल या विकर्ण। बस सिंपल हमने बोला कि दो एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें, तो उनके मीटिंग पॉइंट से जो डायगोनल गया वो रिजल्टेंट है। समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करें, तो उनके मिलान बिंदु से जो विकर्ण जा रहा है वो रिजल्टेंट वेक्टर को व्यक्त करेगा। बोलो, ये बात अपन को समझ में आ गई। तो यहां से हमारा समांतर चतुर्भुज या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो जब हमने वेक्टर एडिशन को सीखा तो हमको ट्राइंगल लॉ भी मिल गया, पैरेललोग्राम लॉ भी मिल गया। कोई बहुत स्पेशल या खास बात नहीं है, बस इनको याद रखना, कभी कभी इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। बाकी फिर मैं आपसे वही कहूँगा कि जो फंडामेंटल चीज़ है उस पर बिलीव करो। बेसिक हमको मालूम होना चाहिए कि वेक्टर में वेक्टर को ऐड कैसे करना है। इस फंडामेंटल के बेसिस पर आप आगे जाकर के 50,000 जितने भी वेक्टर्स को ऐड करना चाहो कर सकते हो। मान लो आपको 5 वेक्टर्स को ऐड करना है, तो उसमें भी आपको दो दो वेक्टर्स को ही ऐड करते हुए चलना है। तो अगर आपको 2 वेक्टर्स को ऐड करना आता है तो आप कितने ही वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, वो आगे के सेगमेंट में आने वाली चीज़ है, वहाँ पर लॉ ऑफ पॉलीगॉन भी आएगा। ठीक है, बाकी उससे पहले तो नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस किया जाएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। परिणामी सदिश का परिमाण कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। क्वेश्चन मिलेगा कि भाई ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मतलब उनका परिमाण दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल हमको दिया हुआ है ए और बी के बीच का, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह से कैलकुलेट होगा वो एक डेरिवेशन है पूरा का पूरा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 वेक्टर्स को ऐड करना सीखा बेटा। फर्स्ट के हेड पर सेकंड का टेल लगाना है, फिर फर्स्ट के टेल से सीधे सेकंड के हेड तक चले जाओ। यहाँ से हमारा एक ट्राइंगल का लॉ बन जाता है, एक पैरेललोग्राम का लॉ बन जाता है। फिगर को देख करके चीज़ को विजुअलाइज करो, चीज़ को समझो, चीज़ को ऑब्जर्व करो, तो ट्रायंगल लॉ भी अपने आप बोल सकते हो और पैरेललोग्राम लॉ भी, मतलब त्रिभुज का नियम भी और समांतर चतुर्भुज का नियम भी। कहीं कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, परिणामी सदिश का परिमाण कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वो भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो एक्सप्रेशन भी बहुत काम आता है हमारा, वहीं से फिर हमारे क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इसको देखिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है चीज़ को रिपीट कीजिए। ठीक है, फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी आप डाल सकते हैं। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन जल्दी ही मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू सून, बाय।